नमस्कार छात्रों। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कहानीकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में। इस वीडियो में हम बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी कथा साहित्य में पहली कहानी हमारी, जो कि मुंशी प्रेमचंद की विशिष्ट कहानियों में से एक कफन कहानी है, उसका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। कफन कहानी जो है वो प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन के अंतिम भाग में लिखी गई कहानी और शॉर्ट कहानी से लेके कफन कहानी तक आते आते जिस तरह से प्रेमचंद ने समाज का साक्षात्कार किया, समाज की कटु यथार्थ से रूबरू होते गए, धीरे धीरे उनके मन में आदर्श के प्रति झुकाव कम होता गया और यथार्थ के प्रति मोह बढ़ता गया। और कफन कहानी भी उनके यथार्थ के प्रति इस मोह की चरम परिणति कही जा सकती है कि उनका मोह आदर्श से भंग हो गया था और उन्होंने देखा कि समाज का यथार्थ स्वरूप क्या है। उसी घृणित स्वरूप को पूरी बेबाकी के साथ सामने लाते हैं वो कफन कहानी में। ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी भी कही जाती है। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ और 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु भी हुई। प्रेमचंद जन साहित्यकार कहे जाते हैं। उनकी रचनाओं में सबसे बड़ा स्थान जो मिला वो जन सामान्य को ही मिला। मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय व्यक्ति उनकी कहानियों के प्रमुख पात्र बनकर के उभरे थे। वे राजा रानी कल्पना लोक की कहानियों को लिखने के पक्षधर नहीं थे, वो समाज का यथार्थ वर्णन करने के पक्षधर थे। और प्रस्तुत कहानी उनके इसी यथार्थवादी दृष्टिकोण पर ठप्पा लगाती है, उनके इसी दृष्टिकोण को उजागर करने का कार्य करती है। प्रस्तुत कहानी भारतीय ग्रामीण समाज का चित्र प्रस्तुत करती है और ग्रामीण समाज अभी तक तरह तरह की कुवृत्तियों से, दोषों से, मानसिक व्याधियों से घिरा हुआ है। उस पर व्यंग करती हुई ये कहानी हमारे सामने कच्चा चिट्ठा खोल करके रख देती है हमारे भारतीय समाज का। हम भले ही कितना दम्भ भरते रहे कि हम बड़े आगे हो गए, हमारी मानसिकता जो है वो बदल गई है, किंतु फिर भी अभी भी कितने गांव, कितने लोग उसी पुरानी मानसिकता को मन में रखे हुए जी रहे हैं और उनके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। यह कहानी, इसका अंत जो है वो बहुत ही विशिष्ट है, जो पाठकों के मन की संवेदना को झकझोर करके रख देता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो कफन कहानी जो है वो इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी तथा प्रेमचंद की रचना, साहित्य रचना की यात्रा में एक विशेष पड़ाव हमारे सामने प्रस्तुत करने का कार्य करती है। कहानी का प्रारंभ देखें तो कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। गांव का एक व्यक्ति घीसू, जो कि चमारों के कुंबे में रहता था और निम्न वर्ग से ही संबंध रखता था। उसका पुत्र माधव और माधव की पत्नी बुधिया। कहानी प्रारंभ देखते हैं तो बुधिया, जो कि घीसू के पुत्र माधव की पत्नी है, अभी 1-2 साल इनके विवाह को हुआ है और बुधिया आज प्रसव पीड़ा से विकल है, व्यस्त, परेशान है। अब थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं पृष्ठभूमि में कि घीसू और माधव कैसे व्यक्ति हैं। तो यही हमारे पुरुषवादी समाज का चित्र है कि घीसू जो है वो एक अत्यंत आलसी और कामचोर व्यक्ति है। उसकी पत्नी का देहांत हुए बहुत दिन बीत चुके हैं। उसका पुत्र माधव वो भी बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता दिखाई देता है। दोनों ही चमारों के कुंबे में रहते हैं और दोनों ही बड़े बदनाम हैं अपनी अकर्मण्यता के लिए कि जब तक उनके पास
थी, तब तक वो दोनों मजाल है कि कहीं काम पर चले जाएं। और जब कोई इनको काम पे बुलाता भी था तो वो बिल्कुल बिना डरे बेशर्मी के साथ दुगने पैसे मांगते थे। और उनको गांव में लोग तभी काम पे बुलाते थे जबकि दो व्यक्तियों से काम करा के भी एक व्यक्ति के समान संतोष मिलने की आशा ना हो, यानी जब किसी के पास कोई चारा ना हो, बहुत ही घनी मजबूरी हो, तब इनको लोग काम पे बुलाते थे। प्रेमचंद जी इनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि दोनों अगर साधु होते तो इनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचती, क्योंकि इन्होंने अपने सारे शारीरिक कष्टों को, अपनी सारी तृष्णाओं को, सारी इच्छाओं को जीत लिया। तभी तो एक एक हफ्ते तक फाके को भी गुजर जाते थे, लेकिन दोनों टस से मस नहीं होते थे काम के लिए। लेकिन हमारे भारतीय समाज का दुर्भाग्य है कि ऐसे अकर्मण्य लोगों को भी विवाह के लिए स्त्री मिल जाती है, स्त्री प्राप्त हो जाती है। हमारे समाज में स्त्री या कन्या के जीवन का मूल्य जो है बहुत ही कम माना जाता है, बहुत ही कम आंका जाता है। तो ऐसे अकर्मण्य व्यक्ति को भी विवाह के लिए लड़की मिल जाती है और माधव का विवाह हो जाता है। माधव का विवाह होते ही घर की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी थोड़ी सही होने लगती है। कैसे कि ये दोनों तो जैसे थे वैसे ही रहते हैं, लेकिन इनकी पत्नी बुधिया कहीं से पीसने का काम मांग के लाती, कहीं गेहूं पीस लेती, कहीं कुछ करके इन दोनों के दोजकों को भरने का प्रयत्न करती रहती थी। यानी वो कमाती थी और ये दोनों निर्लज्ज बैठ के खाते थे। और जब से बुधिया इस घर में आ गई थी तब से तो इन्होंने और भी ज्यादा आलसपन को ओढ़ लिया था, यानी कि कोई बुलाता तो भी काम पे नहीं जाते थे। और जो लोग इनको उधार दे देते थे तो उनको उधार ये कभी वापस ही नहीं करते थे। तो इनको, और दीन इतने थे, इनकी स्थिति इतनी खराब थी कि लोगों को पता था कि इनको उधार दे देंगे पैसा वापस नहीं मिलेगा, फिर भी लोग इनको उधार दे देते थे, गाली देते थे, ये सुनते जाते थे, इतने निर्लज्ज थे। किसी के कहे सुने का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। और आज वही बुधिया जिसने साल 2 साल तक इन लोगों को पेट भर के खिलाया पिलाया, इनके सारे शौक पूरे किए, वो आज प्रसव पीड़ा से करहा रही थी, जीवन मृत्यु की ओर झूल रही थी। और ये दोनों किसी के खेत से चुरा करके लाए हुए आलू को भून भून के खाने में लगे हुए थे। बेटा बाप से कहता है कि तुम अंदर जाके देखो, बाप बेटे से कहता है कि तुम्हारी पत्नी है, मुझसे लज्जा करेगी, तुम जाके देखो। और दोनों आलू खाते रहते हैं, कोई भी अंदर नहीं जाता है। और जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो बुधिया की मृत्यु हो चुकी थी, बच्चा पेट में मर चुका था और उसके मुख पर मक्खियां भिनभिना रही थी। ये है भारतीय समाज का कुत्सित चित्र कि ऐसे निर्लज्ज, ऐसे आलसी व्यक्तियों का भी विवाह किस प्रकार हो जाता है। और यदि गलती से विवाह हो भी गया तो उस कन्या को क्या उसके घर वाले अपने घर में नहीं रख सकते। लेकिन ये तो हमारे समाज की रीत है कि अगर एक बार डोली चली गई है तो फिर अर्थी ही उस घर से वापस आएगी, भले ही लड़की किस हाल में वहां निर्वाह करे। तो बुधिया की मृत्यु हो जाती है। अब ये दोनों निर्लज्ज बुधिया की मृत्यु से भी फायदा उठाने से नहीं छूटते, दोनों रोते हैं और गांव आस पड़ोस की औरतें आती हैं, बुधिया की बेबसी पर आंसू बहा करके चली जाती हैं। और लोग इनको जो है वो अब दोनों ड्रामा करना, नाटक करना शुरू कर देते कि हाय हाय कैसे हमारे पास तो पैसा नहीं, जो पैसा था वो इसकी दवा दारू में उठ गया, कफन कैसे लिया जाए, कैसे इसकी लाश उठे। तो लोग चंदा कर करके पैसे देना शुरू करते हैं। फिर ये गांव के जमींदार के पास जाते हैं जो कि इनसे बहुत घृणा करते थे, लेकिन फिर भी समय ऐसा था कि वो इनको पैसे दे देते हैं। और जब जमींदार पैसे देते हैं, मुखिया पैसे देते हैं, तो बाकी गांव के लोग भी कुछ ही देर में इनके पास 5-6 रुपए की अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो जाती है। अब दोनों बाप बेटे चलते हैं कफन लेने के लिए, बाजार जाते हैं, परंतु इधर से उधर, उधर से इधर, इस दुकान उस दुकान ढूंढते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन कफन खरीदते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में इच्छा ही नहीं थी कफन खरीदने की। फिर किसी दैवीय प्रेरणा के अनुसार वो दोनों जाते हैं, एक मदिरालय के बाहर खड़े हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे की मुख मुद्रा को ताड़ते हैं और दोनों अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर के पेट भर के पूड़ी भी मंगा के खाते हैं और मछली भी मंगा करके खाते हैं और मदिरा भी पीते हैं। और उसके बाद
नशे के सुरूर में दोनों बात करते हैं बुधिया के बारे में कि बेचारी बड़ी भली थी, जब तक जिंदा रही हमारा भला करते रही, और आज मरते वक्त भी हमको कितना सुख दे करके गई है, वो स्वर्ग में जाएगी। वो स्वर्ग में नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे? समाज के धनी लोगों पर व्यंग करते हुए कहते हैं। उन दोनों पर नशे का सुरूर हावी होता है तो दार्शनिकता की विचारधारा में चले जाते हैं। दोनों बुधिया की बातें करते हैं, संसार के बारे में बातें करते हैं। फिर अचानक एकाएक माधव के मन में आता है कि मरने के बाद हम भी तो वहाँ जाएंगे बापू। और तब वहाँ बुधिया से भेंट हो गई तो माधव की इस बात को सुन करके तुरंत ही घीसू उसको शांत कर देता है, कहता अरे ऐसा नहीं है, ये जब वहाँ जाएंगे तब देखा जाएगा। और दोनों ही बेहोश होकर सो जाते हैं। और फिर उसके बाद दोनों ही आपस में बातें करते हैं तो माधव कहता है कि उसका कफन पैसे तो हमने खर्च कर दिए हैं। तो घीसू हंसते हुए कहता है कि ये संसार की ही रीत है, वही लोग इसके कफन पे इंतजाम करेंगे जिन्होंने अभी हमें पैसे दिए। बस फर्क इतना रहेगा कि वो अब की बार हमें पैसे नहीं देंगे और खुद कफन की व्यवस्था करके देंगे। तो ये भारतीय समाज की एक संवेदनात्मकता का चित्रण है कि व्यक्ति को मालूम है कि ये लोग कितने नीच हैं, लेकिन फिर भी एक लोक लाज और रीति रिवाज के नाते लोग उनके हाथ में पैसा देते हैं। और वो ये लोग इतने कुत्सित हैं कि मरे हुए व्यक्ति के कफन का पैसा भी खा जाते हैं, लेकिन उनको विश्वास है समाज के उसी सोच पर, उसी रीति रिवाज पर, उसी मनोवृत्ति पे कि किसी की भी लाश बिना कफन के नहीं जाएगी, वो लोग भी इसका फिर से इंतजाम करेंगे। और दोनों बेहोश होकर के वहीं सो जाते हैं और कहानी हमारे हृदय को झकझोरते हुए, तीखी चोट करते हुए यहीं पर भी समाप्त हो जाती है। तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से तत्कालीन समाज में स्त्री की शोचनीय दशा पर भी संकेत किया है और पुरुषवादी समाज की घृणित मनोवृत्ति का भी उल्लेख किया है कि पुरुष अपने जीवन में स्त्री को सिर्फ एक सुख के साधन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं समझता है। हमारे समाज के उन लोगों के ऊपर भी संकेत है कि जो लोग कन्या का बस विवाह कर देने के बाद अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं, उसके बाद उसके साथ चाहे जो भी। तो ये कहानी बुधिया के माध्यम से प्रश्न करता है भारतीय समाज से कि क्या ऐसे अकर्मण्य व्यक्तियों का विवाह किया जाना चाहिए, उनके ऊपर किसी का उत्तरदायित्व सौंपना उचित है। ये कहानी प्रश्न करती है घीसू और माधव के माध्यम से कि क्या ऐसे व्यक्ति भरोसे के लायक हैं, उनके ऊपर हम जरा सा भी विश्वास कर सकते हैं। ये कहानी प्रश्न करती है भारतीय समाज के चिंतन पर कि जहां पुरुष को ही सर्वोपरि माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कफन कहानी यथार्थ का ऐसा गहरा प्रहार करती है भारतीय समाज के ऊपर कि संपूर्ण समाज इस प्रहार से नत हो जाता है। प्रेमचंद जी मानवीय दुर्बलताओं के चतुर चितेरे थे और प्रस्तुत कहानी में इन्होंने भारतीय समाज के कुत्सित चित्र को उभार करके रखी। तो एक विशिष्ट स्थान रखती है ये कहानी कफन भारतीय कहानी के इतिहास में, हिंदी कहानी के इतिहास में। यथार्थवादी कहानियों में इस कहानी का महत्व निर्विवाद रूप से हर काल तक सत्य माना जाता है।